चलिए एक सफर पर चलते हैं। आज से 4,500 साल पहले सोचिए, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे फल फूल रही थी और फिर अचानक जैसे कहीं गायब हो गई। आज हम इसी खोई हुई दुनिया यानी हड़प्पा सभ्यता की कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं हमारे सुराग क्या होंगे? वो चीजें जो वो अपने पीछे छोड़ गए, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इस सफर में हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। सबसे पहले इस खोई हुई दुनिया की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे उनके बनाए हुए पहले आधुनिक शहरों को, जानेंगे कि सिंधु नदी के किनारे जिंदगी कैसी थी, मिट्टी और कब्रों में छिपे सुरागों से उनके समाज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे उनके कमाल के औद्योगिक हुनर को। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है, एक ऐसी पहेली से जो आज तक हड़प्पा सभ्यता को घेरे हुए है। ये वो सवाल है जो दशकों से बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता रहा है। सोचकर देखें, हड़प्पा के लोगों ने अपनी एक भाषा छोड़ी, एक लिपि, पर आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं सका। वो मानो हमसे कुछ कहना चाहते हैं पर हम उनकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम उनके बारे में जानते तो जानते कैसे हैं? और इसका जवाब है एक जासूस बन जाना। जब शब्द खामोश हो जाते हैं तब चीजें बोलना शुरू करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उनके शहरों की ईंटें, उनके गहनों के मनके और उनकी अस्थियां, यही तो वो सुराग हैं जिनसे इस पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया की तस्वीर दोबारा तैयार की गई है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतनी बड़ी, इतनी विशाल सभ्यता की खोज बस कोई 100 साल पहले हुई। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा में मोहरें मिली। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि हमें एक पूरी नई सभ्यता मिल गई है। इस एक घोषणा से इतिहास की किताबें मानो दोबारा लिखनी पड़ गईं। भारत का इतिहास हजारों साल और पीछे चला गया। तो अब सवाल ये है कि इन सुरागों को जोड़ा कैसे गया? इसकी शुरुआत हुई उनकी सबसे बड़ी, सबसे कमाल की चीज से, उनके बनाए हुए शहर। और इन शहरों में भी जो सबसे शानदार था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई आज का शहर हो, एकदम प्लान किया हुआ। शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था दुर्ग, ये छोटा और ऊंचाई पर बना था। लगता है यहां सार्वजनिक इमारतें थीं, जैसे कि मशहूर विशाल स्नानागार। और फिर था निचला शहर, जो बहुत बड़ा था और यहीं पर आम लोग रहते थे। ये बंटवारा ही बताता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित था। लेकिन जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? उनका शहर बनाने का तरीका। सोचिए, वो लोग पहले घर नहीं बनाते थे। नहीं, सबसे पहले वो एक ग्रिड पैटर्न पर बिल्कुल सीधी सड़कें और नालियां बिछाते थे। और जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता था तब उसके किनारे घर बनाए जाते थे। ये तो बिल्कुल आज की मॉडर्न अर्बन प्लानिंग जैसा है। उस जमाने के हिसाब से ये किसी क्रांति से कम नहीं था। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत उनकी ड्रेनेज सिस्टम। सच में ये अद्भुत थी। हर एक घर सड़क की मेन नालियों से जुड़ा था और ये नालियां खुली नहीं थी, इन्हें ढीली ईंटों से ढका गया था ताकि उन्हें उठाकर आसानी से सफाई की जा सके। मतलब उस जमाने में पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई पर इतना ध्यान देना, ये सच में कमाल है। सिर्फ गंदे पानी की निकासी ही नहीं, साफ पानी का इंतजाम भी था। अंदाजा लगाइए मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं थे? लगभग 700। इसका मतलब है कि शहर में पानी तक सबकी पहुंच थी। ये एक ऐसी पब्लिक फैसिलिटी थी जो उस वक्त के लिए उस स्केल पर सोचना भी मुश्किल है। तो ठीक है, शहर तो कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? वो क्या खाते थे? अपना गुजारा कैसे करते थे? चलिए अब सुरागों से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सुराग हमें क्या बताते हैं? जले हुए अनाज के दानों और जानवरों की हड्डियों से हमें उनके खाने पीने का अच्छा खासा अंदाजा मिलता है। वो गेहूं, जौ, दालें और बाजरा जैसे अनाज उगाते थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवर पालते थे। और हाँ, मछली तो उनके खाने का एक जरूरी हिस्सा थी ही। कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट थी। और जाहिर है इतना सब कुछ उगाने के लिए उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी थी। हमें मिट्टी के बने बैल के मॉडल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। अरे, कालीबंगन में तो हमें बाकायदा जुता हुआ खेत मिला है।
और सिर्फ ये नहीं, धोलावीरा जैसी जगहों पर पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय भी बनाए गए थे। मतलब साफ है, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से कमाल के जुगाड़ कर लेते थे। अब एक और बड़ा सवाल, क्या हड़प्पा समाज में सब लोग बराबर थे या वहां भी अमीर और गरीब का फर्क था? अब चूंकि हम उनकी लिखावट तो पढ़ नहीं सकते, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अलग ही तरीके अपनाने पड़े। इसके लिए उन्होंने दो मुख्य तरीके अपनाए। पहला है कब्रों का अध्ययन। कुछ कब्रों में मरने वाले के साथ बस मिट्टी के कुछ बर्तन रखे मिले, तो वहीं दूसरी कब्रों में कीमती गहने और दूसरी चीजें भी मिली। इससे साफ अंदाजा लगता है कि समाज में हैसियत का फर्क था। और दूसरा तरीका है मिली हुई चीजों का एनालिसिस। आर्कियोलॉजिस्ट्स मिली हुई चीजों को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक तरफ हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, जिन्हें हम उपयोगी कह सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, सुइयां, ये लगभग हर जगह मिली हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं लग्जरी या विलासिता की चीजें, जैसे फायांस से बने छोटे छोटे बर्तन। अब ये फायांस एक बहुत कीमती चीज थी जिसे बनाना बहुत मुश्किल था, और ये चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं, जो साफ साफ इशारा करता है कि समाज में अमीर और गरीब का भेद था। अब चलते हैं इस सभ्यता के एक और बहुत ही शानदार पहलू की तरफ, और वो है उनकी इंडस्ट्री और क्राफ्ट्स। ये लोग सिर्फ किसान ही नहीं थे, बल्कि कमाल के बहुत ही स्किल्ड कारीगर भी थे। उनकी कारीगरी की रेंज देखिए जरा। वो खूबसूरत मनके बनाते थे, शंख काटते थे, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का काम करते थे, अपनी मशहूर मुहरे बनाते थे, और तो और एकदम सटीक वजन वाले बाट भी तैयार करते थे। उनके हुनर का अंदाजा लगाना है तो बस एक कार्नेलियन मन का बनाने का प्रोसेस देख लीजिए। ये कोई आसान काम नहीं था। पहले वो पीले रंग का कच्चा पत्थर लाते, फिर उसे बड़े ध्यान से मनके का आकार देते, फिर उसे आग में पकाते जिससे उसका रंग गहरा लाल हो जाता, और आखिर में उसे घिसकर चमकाकर उसमें छेद किया जाता था। सोचिए, एक छोटे से मनके के लिए कितनी मेहनत और कितनी एक्सपर्टीज लगती होगी। तो हमें कैसे पता कि ये सब चीजें कहाँ बनती थीं? यहाँ फिर से वही जासूसी वाला काम आता है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगहों पर कच्चा माल, औजार, आधे बने हुए सामान और बनाने के बाद बचा हुआ कूड़ा कचरा, ये सब एक साथ मिला है, और ये सारे सुराग मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक प्राचीन वर्कशॉप या फैक्ट्री। तो इन ईंटों, मनकों और अस्थियों ने हमें क्या दिखाया? इन्होंने एक ऐसी शानदार सभ्यता की तस्वीर हमारे सामने रखी है जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। बेहतरीन शहरी प्लानिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक जटिल समाज, ये सब कुछ था उनके पास। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी सबसे बड़ा रहस्य अब भी अपनी जगह कायम है, उनकी वो खामोश लिपि। जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, उनकी असली कहानियां, उनके भगवान, उनके राजा रानियों के नाम, ये सब कुछ हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में ही दफन रहेगा। और शायद यही एक पहेली है जो हमें बार बार इस खोई हुई दुनिया की तरफ खींचती है।